আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি হাসানুর ইসলাম আছি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে। পাকিস্তানি মিডিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করছে। তারা স্বাধীনতার আগের বাংলাদেশ আর বর্তমান বাংলাদেশের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ 1971 সালের ভয়াবহ যুদ্ধের পর আলাদা হয়। তখন বাংলাদেশের মুদ্রা ও অর্থনীতি ভয়াবহ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তখন পাকিস্তানে বাংলাদেশের মুদ্রা নিয়ে অনেক প্রবাদ ও হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে যায়। বর্তমানেও এসব প্রবাদ প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়ন চিত্র দেখে পাকিস্তানি মিডিয়া তাদের জনগণকে এসব হাসিঠাট্টা বন্ধ করতে বলছে। পাকিস্তানি মিডিয়া কিছু মিথ্যাচারও করেছে। তারা দাবি করেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় সমান। কিন্তু আমরা যদি পাকিস্তানের জাতীয় ব্যাংকের অফিসিয়াল রিপোর্ট দেখি তাহলে দেখব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় $1,300, অন্যদিকে বাংলাদেশের $2,074। বাংলাদেশের রিজার্ভ যেখানে প্রায় $45 বিলিয়ন, সেখানে পাকিস্তানের $10 বিলিয়ন। এই $10 বিলিয়নও তারা চীন, সৌদি আরব, আরব আমিরাত এবং কুয়েত থেকে ধার করেছে। এবার চলুন দেখে আসি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কী বলছে পাকিস্তানি মিডিয়া। বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও পাশে থাকুন। वेलकम बैक आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुड मॉर्निंग। अब जो खबर है इससे मुझे एक तो खुशी हो रही है और एक गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि यार हम जो है वो कितना पीछे रह गए, और खुशी इस बात पे है कि हमारे भाई जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान, जो मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे कितने आगे निकल गए। लेकिन खुशी होने की एक और वजह भी है। आइंदा जब कोई कहेगा ना 2 टके की औरत, तो हम उसे कह देंगे 2 रुपए का आदमी। तो वो 2 टके की औरत फिर भी उस 2 रुपए के आदमी से ऊपर होगी। वो 4 रुपए बन जाएंगे। और यही बात कर रहे हैं, जो मुहावरे की बात की है, जो 2 टके का मुहावरा है, हमेशा किसी की बेकदरी के लिए फर्क कहना चाह रही है कि वो इस्तेमाल किया जाता रहा है। औरत की बेकदरी के लिए कभी 2 टके का मत सुना। 2 टके की औरत ही होती है। 2 टके की बात भी होती है। हाँ। तूने तो 2 टके की बात किया, 2 टके का आदमी भी एक मुहावरा है, फर्क कहा जाता है। और टके टके पे रुलना भी जो है ना, वो भी एक। लेकिन अब इस मुहावरे को तब्दील कर लें, क्योंकि जो 1 टका है वो 2 रुपए का हो चुका है। 2 टके जो है वह पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर है। और ये जो बेकदरी है पाकिस्तानी रुपये की, ये इसका सिलसिला मुसलसल जारी है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश ने जो ये कामयाबी हासिल की है, वो बांग्लादेश की मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ हैं। इस वक्त तो आपके सामने सूरत हाल है, 2/3 इनका GDP का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन वो गारमेंट्स फैक्ट्री से है। जो गारमेंट्स जो पाकिस्तान का एक होता था, हमारी ये कपास अच्छी होती थी, उनका पटसन अच्छा होता था, और पाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। पाकिस्तान की कॉटन दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन अब बांग्लादेश हम पे सबकत ले गया उसमें। हमारे पास कपास है और हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो हम पूरा नहीं कर पा रहे, और कपास जो है उसकी पैदावार भी कम होती जा रही है। लेकिन बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो चाइना से मुकाबला कर रहा है जी। और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं, इनका जो जी है ये सिर्फ सार्क ममालिक नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इनका जो एवरेज था ना, एनुअल ग्रोथ, वो 8.20 एवरेज थी, जो कोविड की वजह से थोड़ा नीचे आई है। अब 7.5 कही जा रही है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन ये भी इस वक्त खित्ते में इंडिया भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी पीछे रह गया। दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे बेहतरीन जो प्रोग्रेस है, आपको पता है कि IT में नंबर 1 जा रहा है बांग्लादेश के। 6 लाख से जायद इनके जो है ना फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और इनके 25 साल से नीचे 50% लोग हैं। और वो जो नौजवान है बड़ा काम करते हैं। और खातीन की जो आप बात कर रही थी, ये खातीन गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है उसको फ्लरिश करने में उनका सबसे ज्यादा करना है। बिल्कुल से पर कैपिटा इनकम जो है ये $1,200, 1200 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन चले $1,200। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $302 है। तो अंदाजा कर लें कि लाइफ क्वालिटी, लाइफ स्टैंडर्ड। और एक ज़माना था जब मेरी अम्मी बताया करती थी कि ये जो कोविड वाले मामलात भी थे, उसमें मसाइल आए थे। नहीं, अम्मी की जो बात में करें वो कोविड से उसका ताल्लुक नहीं। वो ये था कि वो ज़माना जब यहाँ पर हमारा पाकिस्तान इकट्ठा होता था, तो ये कहा जाता था कि मतलब ये जो इस यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, सैलाब बार बार आते हैं। उसी सैलाब ज़दा, उसी बार बार आने तूफान वाले जो मुल्क है, उसने अपनी मईशत को कैसे खड़ा किया। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे से ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे समुंदर की वजह से पानी बहुत ज़्यादा है। और अब मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मुज़म्मिल साहब, कहिएगा इस बारे में, ये जो 2 टके वाला मुहावरा है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको अब तब्दील नहीं कर लेना चाहिए? और ये जो तब्दील हो रहा है मुहावरा, वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर गया, हम इतना पीछे कैसे रह गए?
देखिए बात यह है कि बांग्लादेश जो हम पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं कि अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं, नो डाउट पिछले 5-6 सालों में बांग्लादेश ने बहुत ग्रो किया है और उसकी जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उसने एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत जिसे कहते हैं कि अपनी गिरफ्त मजबूत की। लेकिन उसकी जो सबसे एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो है स्टेबिलिटी है और वहाँ पे आपको पता है एक नेशनल लेवल, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की चीज़ बनी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में, क्योंकि एक बांग्लादेश ने दुनिया में जो है जाके एक लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का इसके पास स्टेटस है, तो चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, उन्होंने इसको ट्रेड कंसेशंस दिए में बहुत बड़े। आपको याद होगा 2 साल पहले ट्रंप ने इंडिया से जो है ट्रेड कंसेशंस ले लिए थे और इंडिया को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उससे छीन लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में इंडिया के जो सरमायाकार थे, जो इंडिया से पहले जो एक्सपोर्ट्स करते थे इन ममालिक में, उन्होंने अपनी जाके फैक्ट्रीज लगाई और आज बांग्लादेश में जो डोमिनेंस है, अगर आप कभी एक स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो बांग्लादेश से इंडिया में प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेश में जो सरमायाकारी है वो इंडियंस ने की और उसके बाद वो मार्केट कैप्चर की जो इंडिया लूज कर रहा था क्योंकि ट्रेड कंसेशंस की वजह से। अब देखें बात ये, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने अपने आप को इस तरह पोजीशन किया कि वहाँ पे सरमायाकारी आई। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि ना बांग्लादेश में कपास पैदा होती है, ना उनको जो है वो जूट के, आपको पता होगा हमेशा से शुरू से कि वहाँ पे जो है टाट पैदा होती थी। पाकिस्तान में कपास पैदा होती थी और जब वो हमारा हिस्सा था और बांग्लादेश टाट के लिए मशहूर था। तो बांग्लादेश हालांकि अपने मुल्क की वसाइल नहीं है, सिर्फ वो टैक्स स्टेटस की वजह से उसने एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की और मैं बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ उसको। हाँ बिल्कुल कामयाब, बहुत बड़ी कामयाबी है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में भी हमें बता दीजिएगा। एक तो तरसीलात ज़र में वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया ज़्यादा है, करंट अकाउंट सरप्लस की बात की गई कि बहुत पैसा आया, उसके बावजूद करेंसी तो स्टेबल नहीं हो रही। फिर दरामदात जो है वो कहा गया कि कम की जाएंगी, उसके बावजूद करेंसी स्टेबल नहीं हुई, मईशत भी हमें उस तरह स्टेबल होती दिखाई नहीं दे रही। तो कमी कहाँ पर है? कब तक दरामदात के ऊपर हम पाबंदी लगाने से कोशिश करेंगे कि मामलात में सुधार लाया जाए? क्या इससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है? इंपोर्ट्स देखिए मैं आपको देखिए बात ये है ना कि हम सारे बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हम हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि बांग्लादेश बहुत स्टेबल कंट्री है, ये बहुत स्टेबल मुल्क है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये कोरोना आया, तो जब ये कोरोना आने के बाद पूरी दुनिया बंद हुई तो बांग्लादेश की बरामदात बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हुई और बांग्लादेश का कारोबार ठप होके रह गया। उनकी स्टॉक मार्केट बंद हो गई और वो उन्होंने जैसे जो हमने 2008 में, आई डोंट नो आप लोग को स्टॉक मार्केट का कितना इल्म है, 2008-9 में हमारी स्टॉक मार्केट फ्रीज हो गई थी जब मुशर्रफ साहब गए थे और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए बंद कर दी थी। आज हमें 10 साल लग गए वो अपना इमेज रिवाइव करने में। वही एग्जैक्टली हरकत जो है बांग्लादेश ने अभी पिछले 5 महीने पहले की। बांग्लादेश में अब वो वाली सरमायाकारी नहीं रही जो आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले रही थी। तो बांग्लादेश भी इंस्टीट्यूशनली इतना डेवलप नहीं हुआ। तो वो जो हमने देखा वो बांग्लादेश ने अब देखा। इसी तरीके से उन्होंने अपनी करेंसी को अभी तक संभाल के रखा हुआ, अपनी करेंसी को टूटने नहीं दे रहे। ये कोई जिसे कहते हैं कि ये कोई बड़ी उसकी बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है कि आप आर्टिफिशियली अपनी चीज को रोकें। आपकी खुद ब खुद ऑटो पायलट पे अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये जो है 2013 से 2018 के दरमियान ये करने की कोशिश की, करेंसी को दुनिया के सामने जो है स्टेबल दिखाया, लेकिन उसके पीछे ज़र मुबादला बर्न करते थे, यानी कि फेंकते थे कि करेंसी की कीमत ना गिरे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं, अब आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, हम बांग्लादेश की का तारीफ कर रहे हैं। 2008 में हमारी जो बरामदात 12 अरब डॉलर थी और बांग्लादेश की 8 अरब डॉलर थी। आज बांग्लादेश की 40 से 45 अरब डॉलर है और हमारी जो है 22-23 अरब डॉलर, अभी भी 24 अरब डॉलर से ऊपर नहीं है। आपके हाल में वजह क्या? वजह ही ये हुई कि हमने जी
उसकी वजह ही ये हुई कि हमने अपनी एक तो ये कि अपनी प्रोडक्शन, अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं किया हमने। बिजली आपके सामने अभी तक बिजली का मसला पाकिस्तान में, फिर हमने इतनी महंगी बिजली लिया है कि वो कोई दुनिया में इतनी महंगी बिजली के साथ बरामदात नहीं कर सकता था। तीसरी चीज़ ये कि उसके लिए हमारी आज से, जब मुझे याद है 2008 से लेकर 2005 से लेकर 2012-13 तक हमारी 15 मिलियन बेल कपास पैदा होती थी, कॉटन। अब वो हमारी 8-9 मिलियन बेल पे आ गई, यानी कि हम 60% पे आ गए। तो आपकी बरामदात, हाँ, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? या तो फिर बांग्लादेश की तरह आप इतने सस्ते हो जाएं, लेबर आपकी, देखें बांग्लादेश में आज भी जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान के आसपास ही है, ठीक है। उनकी लेबर, वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे पॉवर्टी आज भी पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है। वो हैप्पी इंडेक्स में भी हमसे पीछे है। मुजम्मिल साहब, वो जो फिर बांग्लादेश क्लेम करता है, परसेप्शन, जी, बांग्लादेश क्लेम करता है 2010 से 2020 के दरमियान 80 लाख अफराद को खते गुर्बत से निकाला है और 3 गुना जो है इजाफा हुआ है उनकी आमदनी में इन 80 लाख लोगों में। तो क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल है, लेकिन आप वो देखें कि वो मिकदार जो 80 लाख की थी, उनकी इबादी का आज भी कितना फीसद बनता है। आज भी जो गुर्बत है वहाँ पे पाकिस्तान से, पॉवर्टी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है आज भी, ठीक है। वो ये बात नहीं कहने की, अब अगर बांग्लादेश ग्रो कर रहा है तो उनकी आवाम आगे ग्रो कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कर रही है, और अगर अगले 10 साल इसी तरह वो ग्रो करते रहे, लोग बातें कर रहे हैं कि वो इंडिया को चैलेंज कर देगा, चाइना को तो नहीं कर सकता लेकिन इंडिया को वो चैलेंज कर देगा। अब हमें भी एक, जिसे कहते हैं वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनने की जरूरत है, और ये हुकूमत ने कोशिश काफी की है, लेकिन हमारे मसले इतने हैं कि मैं क्या बोलूं कि ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা। ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের পজিটিভ নিউজগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।